डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और हम उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करते हैं जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार, मैं देवांश दत्त, दैनिक समाचार में आपका स्वागत है। आज की खबर, पुणे पुलिस ने 10 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया। रंजनगांव में 10 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध निवास के लिए गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने उन्हें 24 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखा है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वे 6 महीने से 10 साल तक भारत में हैं, जिनमें से कई दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं। अधिकारी उनके रहने के उद्देश्य और यह जांचने में लगे हैं कि क्या कोई संगठित रैकेट इसमें शामिल है, क्योंकि कुछ के पास मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड है। आने वाले दिनों में अधिक जानकारी की उम्मीद है। Yesterday in Ranjangaon MIDC police station we registered an offence in which certain Bangladeshi nationals were inquired into, and upon inquiry we realized that they have been staying illegally in Ranjangaon area. So we registered an offence and we arrested them. They have been taken to the Honorable Court, and the Honorable Court has granted police custody of 10 such accused till 24th October. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हम मां कामाख्या के दर्शन के लिए यहाँ हैं। यह उम्मीदवारों की पहली सूची है, अगली दूसरी सूची आएगी। हम चुनाव लड़ेंगे और महायुति जीतेंगी। मां कामाख्या का दर्शन के लिए आए हैं हम लोग, और कल दर्शन लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। सर आज आपसे बात करेंगे। सर आप लोग अब उपचुनाव, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। बीजेपी ने पंजाब उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की घोषणा की है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में डेरा बाबा नानक से रविकरण काहलोन, गिरिडीह से पूर्व पंजाब वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और बरनाला से केवाल सिंह धिल्लन शामिल हैं। पंजाब और मेघालय उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 15 राज्यों में 48 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा, जिनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़ और अन्य शामिल हैं। चुनाव आयोग ने इन उपचुनावों को 2 चरणों में निर्धारित किया है। पहले चरण में 47 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में उत्तराखंड की केदारनाथ और महाराष्ट्र के नांदेड़ पर 20 नवंबर को मतदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नए बीजेपी कार्यालय कमलम की नींव रखने की समारोह में भाग लिया। એમને કાર્યકર્તા બનાવવાનું કામ આપણે કરવું પડે, ત્યારે એ શુભેચ્છક, એ સદસ્ય કાર્યકર્તામાં પરિવર્તિત થાય અને આ કાર્યકર્તા બનાવવાની પ્રક્રિયા, કાર્યકર્તાને ટ્રેન કરવાની પ્રક્રિયા, કાર્યકર્તાનું સાતત્ય સતત એને પાર્ટી માટે જોડી રાખવાની પ્રક્રિયા એ કાર્યાલય કરતું હોય છે। આ કાર્યાલયની અંદર જ્યારે હું રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ હતો ત્યારે નક્કી કર્યું હતું કે દરેક જિલ્લામાં કાર્યાલય હોવું જોઈએ। આજે 92% वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में डीबीटी की सफलता का उल्लेख किया। वॉर्टन बिजनेस स्कूल में एक भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में 450 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का सीधे लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से नागरिकों को दिया गया है। उन्होंने इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों को साझा किया, जो भारत की अपने लोगों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चक्रवात दाना, काकद्वीप की तैयारी। मधुसूदन मंडल, एसडीओ काकद्वीप, ने चक्रवात दाना के लिए क्षेत्र की तैयारियों पर प्रकाश डाला, ये बताते हुए कि स्थानीय लोग ऐसे घटनाओं के लिए अभ्यस्त हैं। 64 एमपीसीएस और 12 बाढ़ केंद्र स्थापित हैं और आवश्यकतानुसार स्कूलों का भी उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में 158 एयर ड्रॉपिंग स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें से 41 तैयार हैं। साथ ही राहत गोदामों की व्यवस्था भी की गई है। ये बात बताना चाहता हूँ कि काकद्वीप सब डिवीजन एक कोस्टल सब डिवीजन है, तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जनरल पब्लिक, एवरीबॉडी, सभी लोग इस स्थिति से पहले भी परिचित है। तो पहले भी कुछ दिन पहले तक बेंगलुरु के पूर्वी हिस्से के होरामावू अगारा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई लोग फंसे होने की आशंका के चलते बचाव अभियान जारी है। दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। AQI 349 के स्तर पर है, जो सफर इंडिया के अनुसार है।
केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की आलोचना की, ये पूछते हुए कि क्या उनका नाम तमिल है, और सुझाव दिया कि परिवारों को तमिल नाम अपनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कोई भी हिंदी थोप नहीं रहा है और हिंदी सीखने के इच्छुक लोगों को प्रोत्साहित किया। मुरुगन ने डीएमके पर सामाजिक न्याय के प्रति द्वेष का आरोप लगाया और दावा किया कि पीएम मोदी तमिल भाषा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने एमके स्टालिन से भाषा के मुद्दों को राजनीति में नहीं लाने की अपील की। CM of Tamil Nadu demand Tamil name for children, and he also said that they are trying to impose Hindi via the new education policy. First of all, I ask, Stalin is whether Tamil name? Stalin, Udayanidhi Stalin is Tamil name? हरदीप सिंह पुरी ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते के विस्तार का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत और पाकिस्तान के द्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते को 5 वर्षों के लिए विस्तार देने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और सिख समुदाय के प्रति उनके सम्मान और सिख संगत के सदस्यों के प्रति स्नेह को दर्शाता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने पन्नुन हत्या के प्रयास पर टिप्पणी की। सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नुन की हत्या के कथित प्रयास के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भारत की जांच समिति के साथ पिछले सप्ताह की सकारात्मक बातचीत को उजागर किया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच जानकारी का आदान प्रदान किया गया। पटेल ने जिम्मेदारी की अपेक्षा जताई और कहा कि जब तक जांच से सार्थक परिणाम नहीं मिलते, अमेरिका पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा। ये जांच दोनों देशों में सक्रिय है। To take a step back, there was valuable engagement with India's inquiry committee last week, and information was exchanged between our two governments to further our respective investigations. इजराइल ने हिजबुल्लाह के अगले नेता को मार गिराया। इजराइल रक्षा बलों ने हसन नसरल्लाह के चचेरे भाई हाशिम सफीद्दीन को एक गुप्त बंकर में किए गए ऑपरेशन में मार गिराने की घोषणा की। ये हिजबुल्लाह के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है, जो ऑनगोइंग संघर्ष में एक महत्वपूर्ण विकास है। हाशिम सफीद्दीन हिजबुल्लाह में एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, जो संगठन के कार्यकारी परिषद के प्रमुख और शूरा परिषद के सदस्य के रूप में कार्यरत थे, जो प्रमुख निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। वे हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह के चचेरे भाई थे और नसरल्लाह की अनुपस्थिति में सचिव जनरल के रूप में कार्य करते थे। सफीद्दीन ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशनों का निर्देशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समूह की रणनीतिक योजना में शामिल थे। उनकी हत्या का हिजबुल्लाह की नेतृत्व और गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता। पुतिन ने रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के शी जिनपिंग और भारत के नरेंद्र मोदी की मेजबानी की। Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита, затем предстоит общение лидеров за ужином, и таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности. 16वें ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक चुनौतियों जैसे युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समूह की क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने एक जन केंद्रित दृष्टिकोण का समर्थन किया, स्टेटिंग, ब्रिक्स एक विभाजनकारी समूह नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक हित की सेवा करता है। मोदी ने आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच एकता की आवश्यकता पर जोर दिया और कट्टरपंथीकरण के खिलाफ सक्रिय सहयोग की बात की। उन्होंने नए साझेदार देशों का स्वागत करने के लिए भारत की तत्परता व्यक्त की, अर्जिंग की निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएं और संस्थापक सदस्यों के विचारों का सम्मान किया जाए। इसके अलावा मोदी ने वैश्विक संस्थाओं जैसे यूएन सुरक्षा परिषद में समय पर सुधार की मांग की और कहा कि ब्रिक्स का लक्ष्य इन संस्थाओं का सुधार होना चाहिए, न कि उनका प्रतिस्थापन। उन्होंने अंत में ये पुनः पुष्टि की कि ब्रिक्स एक समृद्ध भविष्य के लिए अवसर उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। Ladies and gentlemen, 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स
विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट रेडी जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने
गतिशक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं राष्ट्रपति लूला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपकी ब्रिक्स अध्यक्षता की सफलता के लिए अपना पूरा सहयोग देगा। एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात रूस के कजान शहर में हुई है। दोनों नेताओं के बीच Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in 5 years' time. Both the people in our two countries and the international community are paying great attention to our meeting. China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global south. We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. It best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples, for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations. 我愿同总理先生就两国关系和共同关心的问题交换意见。 Mr. Prime Minister, I'm prepared to exchange views with Your Excellency on our bilateral relationship and issues of mutual interest. एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं।
सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। करीना कपूर ने बताया क्यों भारतीय फिल्में और फैशन खास मुकाम पर है। आई थिंक दैट जैसे मैंने समिट में भी कहा, आई थिंक इंडियन फिल्म्स एज वेल एज फैशन इज हैविंग सच अ बिग मोमेंट, बिकॉज आई थिंक पूरी दुनिया इंडियन फिल्म्स के बारे में भी बात कर रहे हैं. पीपल आर वॉचिंग इट, विच इट्स हैविंग सच अ मोमेंट विद लापता लेडीज गोइंग नाउ टू द ऑस्कर्स. पीपल आर वॉचिंग मोर एंड मोर फिल्म्स इन आवर लैंग्वेज, which I feel is great because we're also being true to our culture, our heritage. I think they love the song and dance, they love the color, they love to watch all of that. So I think that's why I think everybody gets hooked onto it. You know, till today people talk about the Kabhi Khushi Kabhi Gum Lehenga and Leja Leja because they connect somehow with the whole Indian culture and song and dance. So I feel that it's absolutely amazing, and I feel really happy that people are actually now watching more content from India, thanks also to the OTT platforms. भारत के लिए बड़ा झटका, कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट और टेबल टेनिस को CWG 2026 से हटाया गया। इसी के साथ आज का समाचार यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।